कुछ आम गलतियां यहाँ दी गई हैं, तो हम इनके बारे में बहुत ही संक्षेप में बात करने जा रहे हैं। फिर मैं एक छात्र होने का नाटक करूंगा जो इन आम गलतियों में से एक कर रहा है। टिप्पणियों में मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि मैं इनमें से कौन सी गलती कर रहा हूं, ठीक है। रोबोटिक डिलीवरी यानी एक रोबोट की तरह बोलना, याद किए हुए जवाब, एक सामान्य जवाब देने के बजाय याद किया हुआ जवाब देना, परीक्षकों को प्रभावित करने की कोशिश करना। तो उन चीज़ों के बारे में सोचें जो लोग परीक्षकों को प्रभावित करने के लिए करते हैं, बहुत लंबा और बहुत छोटा, ठीक है। तो इन पर गौर करें। ये एक से अधिक हो सकते हैं या यह सिर्फ एक ही हो सकता है। लेकिन आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। मेरा पसंदीदा वेबसाइट आईएल्ट्स एडवांटेज है क्योंकि ये मुझे मेरे आईएल्ट्स स्कोर में मदद करता है। तो ये पहला है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या समस्या होगी? इनमें से कौन सी चीज़ आपको समस्या लगती है? टिप्पणियों में मुझे बताएं। यह काफ़ी स्पष्ट है, ये बहुत छोटा है, लेकिन यह समस्या क्यों है? मेरा मतलब है व्याकरण ठीक था, शब्दावली ठीक थी, प्रवाह ठीक था, उच्चारण ठीक था, तो फिर ये समस्या क्यों है? अगर आप किसी सवाल का बहुत ही छोटा जवाब देते हैं तो आप वास्तव में परीक्षक को अधिक जानकारी नहीं दे रहे हैं और वे आपसे आगे के सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्यों या क्या आप जानते हैं। अपने उत्तर को थोड़ा और विकसित करने के लिए कह सकते हैं। ये आपको विचलित कर सकता है। आपको लग सकता है ओह क्या है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, इससे अतिरिक्त तनाव होगा। आप चाहते हैं कि आपका उत्तर थोड़ा और विकसित हो। अब भाग 1 के लिए आपको इसे उससे अधिक विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल एक वाक्य का उत्तर देना वास्तव में पर्याप्त नहीं होगा। मेरा पसंदीदा मौसम ठंडा मौसम है क्योंकि मुझे ठंड पसंद नहीं है। जब मुझे ठंड लगती है तो मैं असहज महसूस करता हूं और कांपने लगता हूं क्योंकि बहुत ठंड है। और मुझे हमेशा गर्म मौसम पसंद है। गर्म मौसम अच्छा होता है, इसलिए मुझे गर्मियों का समय पसंद है। तो टिप्पणियों में बताएं कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या यह रटा हुआ उत्तर था? परीक्षक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, बहुत लंबा, बहुत छोटा, यांत्रिक ढंग से बोल रहा था। आप क्या सोचते हैं? फिर से टिप्पणियों में देखिए और विचार करें। रोबोटिक डिलीवरी, हाँ, मतलब यह वास्तव में छात्र की गलती नहीं है। इसका कुछ कारण हो सकता है। पहला, यह हो सकता है कि आप वास्तव में बहुत तनाव में हैं। यह एक बहुत तनावपूर्ण परीक्षा है। स्पष्ट रूप से आप पर बहुत दबाव हो सकता है, जैसे कि यह आपकी नौकरी जा सकती है। इसका परिणाम आपके परिवार के नाराज होने में भी हो सकता है। आपके पास वीज़ा का इंतज़ार भी हो सकता है। यह एक बहुत ही उच्च दाम की स्थिति है। लोग अक्सर घबरा जाते हैं और बहुत ही यांत्रिक तरीके से बोलने लगते हैं। ये एक समस्या है क्योंकि आप उतने प्रभावपूर्ण नहीं बोल पा रहे हैं जितना आप बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इतने तनावग्रस्त हैं कि आप इस तरह से बोल रहे हैं, तो मेरे अनुभव में लोग आमतौर पर अधिक व्याकरण और शब्दावली की गलतियां होती हैं क्योंकि वे सहज नहीं होते और प्राकृतिक तरीके से नहीं बोल रहे होते हैं। तो वहां पर ढेर सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा कारण यह है कि कई लोगों को यह सिखाया गया है कि आईएल्ट्स स्पीकिंग टेस्ट एक औपचारिक शैक्षिक परीक्षा है और आपको औपचारिक शैक्षिक तरीके से बोलना चाहिए। ये नहीं है। ये एक बोलने की परीक्षा है कि आप एक सामान्य व्यक्ति से सामान्य स्थिति में कैसे बात करेंगे। एक प्रमुख सलाह यह है कि परीक्षक से उसी तरह बात करें जैसे आप एक दोस्त, सहकर्मी, सहपाठी या शिक्षक से बात करेंगे। यानी जब आप बहुत ही अनौपचारिक या औपचारिक तरीके से नहीं बल्कि सामान्य तरीके से बात कर रहे हों। इसीलिए आप कह सकते हैं कि मैं एक असली फैशनिस्टा हूं और शायद ही कभी सादा कपड़े पहनूं क्योंकि मैं सच में फैशन का दीवाना हूं और फैशन मेरी जिंदगी है। मैं फैशन के लिए जान दे सकता हूं। तो जब मैं मूड में होता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग सेंटर जाता हूं और वहां की सारी चीज़ें खरीद लेते हैं और नए कपड़े खरीदने में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। तो टिप्पणियों में आप क्या कहेंगे कि यहाँ क्या समस्या है? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देने के लिए। मैं आपको एक मुफ्त कोर्स देना चाहता हूं जिसने हजारों छात्रों को उनके IELTS स्पीच को सुधारने में मदद की है। रटना,
नहीं, रॉबिन ने कहा प्रभाव डालने की कोशिश। हाँ, तो वह व्यक्ति परीक्षक पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, और जो वे कर रहे हैं वह ये है कि वे बस जितने बड़े शब्द, मुहावरे और शाही शब्दकोश के बारे में सोच सकते हैं, ये जितने कर सकते हैं, वे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वे सवाल का जवाब देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वे परीक्षा को, मानो यह एक शब्दावली की परीक्षा है, ऐसे ही ले रहे हैं। आप परीक्षा में प्रभावित करने की भी कोशिश कर सकते हैं। व्यक्ति ये सोच रहा था कि ये टेस्ट स्पीकिंग टेस्ट नहीं था, ये शब्दावली का टेस्ट था, और इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था। इसलिए जब आप ऐसा करते हैं, जब आप सिर्फ शब्दावली पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, तो आप वास्तव में स्पष्ट और सवाल का जवाब देने पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच एक संबंध है, आपको इन पर ध्यान देना चाहिए और किसी एक पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप केवल व्याकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हमेशा 100% सही होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी भाषण प्रवाह में कमी आने की संभावना होती है, क्योंकि आप हर एक वाक्य के लिए सही व्याकरण नहीं सोच सकते और बहुत अच्छी फ्लुएंसी की उम्मीद नहीं कर सकते। यही बात आपके शब्दावली के साथ भी है। अगर आप सिर्फ शब्दावली पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आपकी फ्लुएंसी और एकरूपता प्रभावित हो सकती है। इसलिए इनके बीच एक संबंध है, इन दोनों। याद रखें, यह इसे एक बोलने की परीक्षा है और ये बोलने के घटक हैं। ये सिर्फ उच्चारण की परीक्षा या सिर्फ शब्दावली की परीक्षा या सिर्फ व्याकरण की परीक्षा या सिर्फ प्रवाह की परीक्षा नहीं है। तो हमने यांत्रिक ढंग से बोलने के बारे में बात की, हमने परीक्षक को प्रभावित करने की कोशिश के बारे में बात की, हमने बहुत संक्षिप्त उत्तर देने के बारे में भी बात की, याद किए गए उत्तर। यह एकदम तबावरियाने है जब आप स्पष्ट रूप से एक उत्तर याद कर लेते हैं, और इससे लोग वास्तव में उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे कि आप एक उत्तर को याद कर लेंगे। आम सवाल जैसे कि अपने गृहघर के बारे में बताएं या अपने घर का वर्णन करें, या इनमें से कोई एक जल्दी प्रश्न जो आपका काम क्या है, आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं ना, देखो थाएगी, तो वे उत्तर याद कर लेते हैं और आमतौर पर प्रश्न के लिए बहुत 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 लंबा उत्तर देते हैं। और मुझे यकीन है कि आपने लोगों को ऐसा करते सुना होगा। इसका मतलब होता है दो चीज़ें। आमतौर पर यह आपकी संगति को प्रभावित करता है, क्योंकि आप वास्तव में प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण था, जब मैं एक छात्र के साथ काम कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका गृहनगर बड़ा होने के लिए एक अच्छी जगह है, और उन्होंने मुझे अपने गृहनगर की वास्तुकला के बारे में बताया, अपने गृहनगर की परिवहन प्रणाली के बारे में बताया। उन्होंने और क्या बताया, शिक्षा प्रणाली, जैसे कि उन्होंने मुझे अपने गृहनगर के बारे में सब कुछ बताया। और मैंने उनसे कहा कि आपने बस एक उत्तर याद कर रखा है, आपके शहर के बारे में आपने वही उत्तर दिया जो आपने याद कर रखा था। इससे स्पष्टता पर स्पष्ट रूप से असर पड़ा। जब आप एक उत्तर याद कर लेते हैं, तो परीक्षक यह नहीं सोचता कि ओ माय गॉड, ये व्यक्ति अद्भुत है। परीक्षक ये सोचता है, इस व्यक्ति ने एक उत्तर याद कर लिया है, मुझे यकीन है। आइए उन्हें एक अधिक कठिन सवाल या किसी अलग विषय पर एक प्रश्न या एक फॉलोअप प्रश्न पूछें और देखें कि वे उससे कैसे निपटते हैं। या इसके अलग प्रश्न पूछेंगे जो लोग सामान्यतः उत्तर याद करते हैं। सो यहाँ पर समनास एक्सट्रेंसन, वे कहता है मुझे ये जवाब कैसे देना है पता नहीं, क्योंकि मैंने इसका जवाब याद नहीं किया है। देखो, तो आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। वे इन चीज़ों में प्रशिक्षित होते हैं, उन्हें पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये उनका काम है। क्या कोई आपके काम में आकर इतनी मूर्खता भरी चीज़ पर आपको बेवकूफ़ बना सकता है? उम्मीद है कि नहीं। तो आपको क्यों लगता है कि परीक्षक इस पर विश्वास करेंगे? आपने अभी दिखाया है कि आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। यहाँ ये आम गलतियाँ हैं। और अब चलिए देखते हैं कि सर्वोत्तम प्रथाओं पर। इस वीडियो को इस तक देखने के लिए आपका धन्यवाद करने के लिए मैं आपको हमारे VIP कोर्स पर 10% की छूट देना चाहता हूँ। IELTS VIP कोर्स दुनिया का सबसे सफल IELTS कोर्स है। ये एक तथ्य है, क्योंकि हमारे पास दुनिया के किसी भी अन्य IELTS कोर्स से ज़्यादा 7, 8 और 9 की सफलता की कहानियाँ हैं। हम ऐसा पूरे IELTS प्रक्रिया को सरल बनाकर आपको दुनिया के कुछ बेहतरीन IELTS शिक्षकों के साथ सहयोग देकर और आपकी हर कदम पर तब तक साथ देकर करते हैं जब तक कि आप अपना स्कोर प्राप्त नहीं कर लेते। आपको बस नीचे दिए गए विवरण में देखना है, उस पर क्लिक करें और आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपके पास VIP कोर्स के बारे में कोई सवाल है तो हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हम 100% सवालों का जवाब देते हैं। इसलिए मैं आपको सर्वोत्तम अभ्यास नहीं देने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मैं टेस्ट में एक छात्र हूँ, ठीक है, और मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना जवाब देने जा रहा हूँ। और फिर हम कमेंट्स में एक समूह के रूप में आएंगे। आप मुझे बताएंगे कि आपने कौन सी चीज़ें सही समझी। याद रखें, हम सब कुछ इसी पर आधारित करेंगे। इन उच्चारण, व्याकरण, शब्दावली, प्रवाह और संगति पर और उनकी तुलना भी करें। यहाँ जो बुरे उदाहरण हमने आपको दिखाए उनसे तुलना करके मुझे कहना पड़ेगा बिल्कुल आराम से, मेरा पसंदीदा भोजन स्टेक है, मेरी पत्नी इसे मेरे लिए हर शुक्रवार को बनाती हैं। आमतौर पर मैं एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ,
मैं वज़न उठाने और दौड़ने में लगा हूँ और मुझे सच में बहुत भूख लग रही है, तो मुझे मिलता है स्टेक चिप्स मशरूम और प्याज के साथ, वो उसके बाद मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। आमतौर पे मैं इसके साथ थोड़ी रेड वाइन भी लेता हूँ। कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि मैंने क्या अच्छा किया और हम कैसे कुछ सर्वोत्तम प्रथाएं बना सकते हैं। वैसे ये एक परफेक्ट उत्तर नहीं था, या एक उत्तर जिसे आपको कॉपी करना चाहिए, या एक उत्तर जो केवल उसी तरीके से दिया जा सकता है। आपका पसंदीदा खाना क्या है, इसका उत्तर देने के लिए लाखों तरीके हो सकते हैं जो आपको बैंड नौ दिला सकते हैं। सामग्री महत्वपूर्ण नहीं थी। हम ये सर्वोत्तम प्रथाएं प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वे चीज़ें जिन्हें आप सीख सकते हैं ताकि आप उस उत्तर को कॉपी ना करें बल्कि उसका मॉडल बनाएं और उससे सीखें। तो आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि जवाब बहुत लंबा था। बहुत से लोग शिक्षकों और ऑनलाइन संसाधनों से सीखते हैं कि आपको निर्धारित संख्या में वाक्य इस्तेमाल करने चाहिए। आपको 3 वाक्य कहना चाहिए या आपको शब्दों की एक निश्चित संख्या का उपयोग करना चाहिए। ये 50 शब्द लंबा होना चाहिए। आपको इसे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। आपको इस प्रश्न के उत्तर को इस रूप में सोचना चाहिए कि मैं इस प्रश्न का स्वाभाविक रूप से कैसे उत्तर दे सकता हूँ। अगर कोई मुझसे सामान्य परिस्थितियों में यह प्रश्न पूछता तो मैं इसका उत्तर कैसे देता। वाक्य की संख्या या ऐसी किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। मुझे यूएस क्राइम ड्रामा देखना बहुत पसंद है, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं सच में इनका आदी हो गया था, विशेष रूप से द सोप्रानोस, द वायर और ब्रेकिंग बैड। तो ये सभी बहुत लंबे सीरीज़ हैं, और जो मुझे इनके बारे में पसंद है वो ये है कि ये बहुत एपिसोडिक होते हैं, ताकि आप बस एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड पे जाते जाओ और कोशिश करो कि एक रात में 1 या 2 एपिसोड देखो। लेकिन कभी कभी ये इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वे बहुत ही आकर्षक होते हैं। तो इसमें से आप किन अच्छी चीज़ों को मॉडल के रूप में ले सकते हैं। किसी ने कहा कि विचार उत्पन्न करना अच्छा था, मैं वास्तव में ऐसा नहीं कहूँगा। स्पीकिंग टेस्ट के लिए विचार उत्पन्न करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि याद रखें कि भाग 1 आपके बारे में है या आप इसे गलत नहीं कर सकते, इसलिए आप कुछ बनाने जैसा विचार नहीं कर रहे हैं। वास्तव में आप जो कर रहे हैं वो बस ईमानदारी से बात कर रहे हैं कि क्या आप जैसे थे कि वह मेरा पसंदीदा खाना था, वे मेरे पसंदीदा टीवी कार्यक्रम थे, और उनके बारे में बात करना कुछ नया बनाने की तुलना में बहुत अधिक आसान है। कभी कभी आपको ऐसा करना होगा, लेकिन ज़्यादातर समय यह बेहतर होता है कि बस बात करें और नया ना बनाएं। हाँ, सोचने के लिए थोड़ा रुकना कोई बुरी बात नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि बिना रुके बोलना। आपको सोचने की ज़रूरत होती है और कुछ सेकंड के लिए सोचना बेहतर होता है, और फिर आप अपना उत्तर दें बजाय इसके कि तुरंत बोलना शुरू कर दें और फिर खो जाएं। मुझे नहीं लगता कि आपको शुरू में सोचने की अनिवार्यता है। मुझे नहीं लगता कि ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह ये है कि फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी रुकें नहीं। गलत फ्लुएंसी तब होती है जब आप अनावश्यक रूप से रुकते हैं। ठीक है, तो मैं एक और उदाहरण दूंगा और फिर हम बात कर सकते हैं कि मैंने क्या किया। मैं बहुत सारे ऐप्स का उपयोग करता हूं, सैकड़ों ऐप्स। वास्तव में हाल ही में जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि मैं अपने फ़ोन को बहुत स्वस्थ रखने के लिए, ताकि मैं अधिक उत्पादक बन सकूं। तो मेरा मतलब ये है कि पहले मेरे पास बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स थे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और वे बहुत समय बर्बाद करते थे। तो मैंने उन सभी को अपने फ़ोन से हटा दिया, और अब मैं ऐसे ऐप्स का उपयोग करता हूं जो मेरे द्वारा लिए गए कदमों की संख्या, मेरी नींद को ट्रैक कर सकते हैं, सामान्य व्यायाम, कैलोरी सेवन, ऐसी चीज़ें। और इसीलिए यह मुझे भविष्य में सुधार करने में मदद करेगा, बजाय ऐप्स के साथ समय बर्बाद करने के, जो वास्तव में मेरे जीवन में सुधार नहीं करते हैं। फिर से इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उन सभी में कुछ सामान्य विषय, ठीक है, और यही वह है जो आपको करना चाहिए। आपको सामग्री की नकल नहीं करनी चाहिए या ये सोचना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल यही कहा या किया। बस उनके बीच के सामान्य विषयों के बारे में सोचें। तो निश्चित रूप से आप में से कई लोगों ने कहा कि वे स्वाभाविक थे, और हाँ, ये बातें हैं मेरे बारे में। वे प्रश्न होते हैं जो मेरे बारे में पूछते हैं। जब आप परीक्षा में होते हैं तो वे आपके बारे में पूछते हैं, तो बस उन्हें स्वाभाविक रूप से पूछें या स्वाभाविक रूप से उत्तर दें। ये आपकी प्रवाहता में मदद करेगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये आपकी व्याकरण, उच्चारण और शब्दावली में भी मदद करता है, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अपने बारे में बात करना और स्वाभाविक रूप से बात करना अच्छा आसान
होता है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि सवालों को विकसित किया गया है। मैंने कुछ स्पष्टीकरण और कुछ उदाहरण दिए, फिर से इसे स्वाभाविक रूप से उत्तर देना। मुझे नहीं लगता कि भाग 1 के प्रश्नों का उत्तर एक बहुत ही फॉर्मूला आधारित तरीके से देना एक अच्छा विचार है। इससे मेरा क्या मतलब है? बहुत से लोग सुझाव देंगे कि आप जवाब दें, और उसके बाद व्याख्या, और फिर उदाहरण के लिए वांडा, यह प्रश्न का उत्तर देने का एक बहुत ही फार्मूलेबद्ध तरीका है। क्या यह आपकी मदद कर सकता है? हाँ, यह आपकी मदद कर सकता है, लेकिन क्या आप अपने मूल भाषा में इस तरह से प्रश्नों का उत्तर देते हैं? कल्पना करें कि आप आज रात अपने भाई, बहन या दोस्त से बात कर रहे हैं और वे आपसे पूछते हैं आपका पसंदीदा टीवी प्रोग्राम क्या है या आपका पसंदीदा खाना क्या है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे जैसे मेरा पसंदीदा खाना स्टीक है, समझाए। आप जानते हैं, ठीक है, ये मेरा पसंदीदा खाना है क्योंकि वगैरह वगैरह वगैरह। उदाहरण के लिए पिछले हफ्ते आप ऐसा वास्तव में नहीं करेंगे। क्या इसका मतलब है कि आपको कभी स्पष्टीकरण और उदाहरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए? नहीं, लेकिन उनके पास अपने टूलकिट में उपकरण की तरह होने चाहिए। संगति, तो ये उस चीज से जुड़ा है। मैंने उत्तर विकसित किया और मैंने विशेष प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, मैं एक मूल अंग्रेजी वक्ता हूं, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता कि मेरी व्याकरण बहुत अच्छी थी या मेरा शब्दावली बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलते हुए पैदा हुआ था। मैंने कोशिश नहीं की और बहुत ही प्रभावशाली व्याकरण और शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने बस सवालों का स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, और ऐसा करने से व्याकरण, शब्दावली और प्रवाह अपने आप आ जाता है। यदि आपकी व्याकरण, शब्दावली और प्रवाह पर्याप्त अच्छे हैं और आप सवालों का उत्तर स्वाभाविक रूप से देते हैं, तो ये सब अपना ध्यान खुद रख लेगा। लेकिन अगर आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि ठीक है, उसने मुझसे मेरे पसंदीदा भोजन के बारे में पूछा, मैं कौन से बड़े विशेषण सोच सकता हूं या मैं कौन से मुहावरे इस्तेमाल कर सकता हूं, तब आपकी प्रवाह प्रभावित होगी, क्योंकि आप बहुत अधिक सोच रहे होंगे और आप शायद कई व्याकरण और शब्दावली की गलतियां करेंगे, क्योंकि आप उस व्याकरण और शब्दावली के बारे में सोच रहे होंगे जो आपके स्तर से परे है, जिसे आप अभी उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। तो वही व्याकरण और शब्दावली का उपयोग करें जिनका आप सहजता से उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप सहजता से अपने उत्तर को विकसित करें और फिर सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है या कोई सवाल है या आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हमें ईमेल के माध्यम से सूचित करें और हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे। या यदि आप यहाँ YouTube पर हमारे साथ अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा।